फुल स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को सभी को? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर, ये दिखना चाहिए। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर के थ्रू कौन सा लैंडफॉर्म बन रहा है? वो दो, बेसिकली तीन तरीके के लैंडफॉर्म होते हैं। पहला है स्टेलेक्टाइट्स, ठीक है, वही सारी है ना बाकी लोगों को? ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट में क्या होगा? स्टेलेक्टाइट अपीयर एज अ हैंगिंग आइसली लाइक फॉर्मेशन विद वेरिंग डायमीटर। कुल मिला के हैंगिंग होगा ये। हैंगिंग कैसे? जैसे ऊपर से नीचे जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे से ऊपर होगा ना उसे बोलेंगे स्टेलेग्माइट। अब इसे याद कैसे रखना है? जी से होता है ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ है वो है स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो सिंपल से दो ही है, एक है स्टेलेक्टाइट एक है स्टेलेग्माइट। तो जी से आप ध्यान रखो ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड से टॉप मतलब बॉटम से अप जा रहा है वो हो गया स्टेलेग्माइट। और जो ऊपर रूफ से डाउनवर्ड आ रहा है वो है स्टेलेक्टाइट। ये स्ट्रक्चर आपको केव्स वगैरह में दिख सकती हैं। Typically, they possess a broader base, then gradually taper toward the suspended tips, displaying diverse shapes. कहने वाली बात यह है, जो स्टेलेक्टाइट होगा, क्योंकि ये पहला क्या है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट में ब्रॉड बेस होगा। नीचे ये जो दिख रहा है आपको, क्योंकि नीचे ऊपर और नीचे वाला पार्ट है ना, तो जैसे आपको नीचे दिख रहा है ना वैसे ही यहाँ पर अगर आप ऊपर समझेंगे तो यहाँ पे ब्रॉड बेस होगा इसका, और देन वो हैंगिंग कंडीशन में होगा। और आप समझ ही रहे हो कि पहले ब्रॉड बेस फिर धीमे धीमे नैरो होता हुआ चला जाएगा वो। और ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये जो बेस होगा हमेशा ब्रॉड होगा। वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व इन द स्टेलेक्टाइट। तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। अब इसी को हिंदी में समझते हैं। अब देखो, स्थल कटाएं ये बोलना जरूरी नहीं है ना, ये बहुत हिंदी कुछ ज्यादा हिंदी हो जाएगी। आप सिंपली लिख दीजिए स्टेलेक्टाइट, ठीक है ना। ये बस मैंने एक बार लिख दिया, तो आप ध्यान रखना स्टेलेक्टाइट ही आप लिख देंगे ना, वही ज्यादा करेक्ट है। स्टेलेक्टाइट ऐसी लटकती हुई बर्फ की तरह की आकृतियों में प्रकट होती है जिनकी विभिन्न व्यास होती है, यानी अलग अलग डायमीटर आपको दिखेगा। जैसे अगर आपके पास बड़ा फ्रीज है घर में, तो आपने देखा होगा उसमें टॉप टू बॉटम कुछ लटकते हुए उसमें आइस के लंबे लंबे बन जाते हैं। तो उसी तरह से ये चीज दिखाना बनती है ये वाली चीज। सामान्यतः उनके पास एक बड़ा आधार होता है जो सुस्त रूप से झुकते हुए लटकते हुए मतलब एक तरीके से बॉटम तक पहुंचेगा, है ना। हिंदी थोड़ी सी आप देख लीजिएगा क्योंकि ट्रांसलेशन किया जाता है इसका। जिससे विविध आकार प्रदर्शित होते हैं, यानी आपको अलग अलग आकार दिखाई पड़ेंगे। स्थल कटाव में विभिन्न रूप और संरचनाएं देखी जा सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिख सकते हैं। तो एक तो हो गया स्टेलेक्टाइट, दूसरा क्या है स्टेलेग्माइट, नेक्स्ट है स्टेलेग्माइट। तो जी आ रहा है, जी मतलब ग्राउंड से बॉटम टू अप जाएगा, इसमें भी ब्रॉड बेस होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड को ज्वाइन कर। तो स्टेलेग्माइट्स में क्या हो जाएगा? स्टेलेग्माइट्स इमर्ज फ्रॉम द केव फ्लोर, फ्लोर यानी जमीन, सतह से स्टार्ट होंगे। रिजेंबलिंग अपवर्ड पॉइंटिंग फॉर्मेशन, नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंटिंग फॉर्मेशन होगा इनका। दीज फॉर्मेशन डेवलप एज ए वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल फ्रॉम द सीलिंग सरफेस और थ्रू द नैरो पैसेज ऑफ द स्टेलेक्टाइट जस्ट अबव देम। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऊपर वाले सरफेस से ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई चीज मान लीजिए वाटर ड्रॉप डाउन हो रहा है, पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो क्योंकि ये केव है ना, तो इसमें उस वाटर के अंदर केव का रॉक पार्टिकल डिसॉल्व होगा। अगर सपोज करें ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है या फिर लाइमस्टोन की बनी हुई है, तो जो भी पार्ट उसमें डिसॉल्व होगा वाटर में वो टॉप टू बॉटम आता रहेगा। तो पहले ब्रॉड बेस बनेगा उसका और धीमे धीमे वो ड्रॉप जो होगी उसके ऊपर इकट्ठी होते हुए चली जाएगी। तो इस तरीके से ऊपर वो नैरो हो जाएगा। और वही चीज बहुत टाइम में, लंबे टाइम में
जब वो पानी एक तरीके से गिरेगा और फिर उसमें वहां सूखता रहेगा, तो उसमें जो डिजोल्व पार्ट था रॉक का, वो जम जाएगा और पानी वेपराइज हो जाएगा। इस तरीके से स्टेलेग्माइट्स बनते हैं। स्टेलेग्माइट्स एग्जिबिट अ रेंज ऑफ शेप्स इंक्लूडिंग कॉलमनर स्ट्रक्चर, यानी कॉलम्स टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, इस तरह से स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज ऑफन फीचरिंग स्मूथ राउंडेड प्रोस्ट्रूशन, मतलब इस तरह से पोस्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और इवन स्मॉल क्रेटर्स लाइक इंडेंटेशन। अब ये समझो क्या है, अलग अलग आकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अक्सर आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि बॉटम में गोल है एंड देन ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इसी की हिंदी समझिए, स्टेलिग्माइट गुफा की फर्श से उभरती हुई है और जो ऊपर की ओर इशारा करने वाली आकृतियों की तरह होती है। ये आकृतियां उन स्थल कटियों के सहारे विकसित होती हैं जो उनके ऊपर स्थित छत की सतह से या उनके ऊपर वाली संकीर्ण दरार के माध्यम से गिरती हुई बूंदों से बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि छत से पानी टपकेगा, बूंदे टपकेंगी, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होगा और उससे आपका ये डेवलप होगा। देन स्टेलिग्माइट विभिन्न आकारों की रेंज प्रदर्शित करती हैं, जिनमें स्तंभाकार संरचनाएं और डिस्क शामिल है, जिनमें अक्सर समतल, गोल, प्रमुखताएं छोटी गड्ढे की तरह की उल्लेखनीय आकृतियां बन रही होंगी, यानी उल्लेखनीय अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को आपको मिलेंगी। समझ में आई वाली चीज? हाँ जी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है पिलर्स। अब देखो पिलर्स में क्या होगा, जो बॉटम और टॉप, यानी जो सतह समतल धरती से और जो ऊपर छत से, जो मतलब एक तरीके से छत मान लीजिए उसको, जो टपक रही थी बूंदें, अगर वो बहुत लंबे समय में आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, पिलर बोलेंगे उसको। तो यहाँ देखिए, ओवर टाइम द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन यानी मिल जाना, फ्यूजन ऑफ स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलिग्माइट गिव्स राइज टू कॉलम्स एंड पिलर्स। तो इससे क्या होगा, टाइम के साथ जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलिग्माइट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉलम बनेगा, और उन्हीं कॉलम्स को हम लोग पिलर्स के नाम से जानते हैं। These columns and pillars exhibit varying diameter, showcasing the amalgamation of the hanging and rising formation। तो ये जो स्तंभ या फिर जो आपको ये पिलर्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग डायमीटर के हो सकते हैं। ये बेसिकली तब बनते हैं जब हैंगिंग और राइजिंग, मतलब स्टेलेक्टाइट और स्टेलिग्माइट आपस में मिल जाते हैं। जब वो दोनों मिल जाएंगे तो आपको ये पिलर्स वाला फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। तो समय के साथ स्थल कटियों और स्टेलेग्माइटों का विलय स्तंभों और स्तंभों की उत्पत्ति को उत्पन्न करता है। ये स्तंभ और स्तंभ विभिन्न व्यासों को प्रदर्शित करते हैं, जो ऊपर की आकृतियों और ऊपर उठने वाली आकृतियों के मिश्रण की प्रस्तुति है। यानी जो ऊपर की तरफ उठेंगे या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको पिलर्स दिखाई पड़ेंगे। इतना क्लियर यहाँ तक? तो जो अपन लोग पढ़ रहे थे अभी तक, हाँ जी, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है आपने? क्या उसमें ड्रेनेज जैसा था कुछ? चलिए अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है एक न्यू पीडीएफ, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, यस और नो? हाँ जी, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? ठीक है, देखें, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और अगेन ये एक
बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट तो है ही। हमें हमारी कंट्री की इम्पोर्टेंट रिवर्स को समझना है और कौन कौन सी लेक्स हैं वो। इससे यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन आता है और आएगा भी हर साल, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे आप पीसीएस दीजिए किसी भी स्टेट का, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक बड़ा भी है और काफी डिटेल चीजें आपको इसमें समझनी भी होंगी और याद भी करनी होंगी। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, मेजर रिवर्स एंड लेक्स। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि हम लोग पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे, है ना। देन हम मिसलेनियस वाला पार्ट जिसमें से कभी कभार क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट करेंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेजर रिवर्स एंड लेक्स। तो जहां पर भी रिवर्स फ्लो होती है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या होता है? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। वाटर, जो रिवर का वाटर है, वो जिस भी एरिया में जिस तरीके से फ्लो हो रहा है उसका एक वेल डिफाइंड पाथ होता है। वेल डिफाइंड पाथ का मतलब ये हुआ, जैसे गंगा रिवर जिस भी जगह से फ्लो हो रही है वो वैसे ही फ्लो होगी। ऐसा नहीं है कि आज वो कहीं और से फ्लो हो रही थी और 2 दिन बाद आपने देखा तो कहीं और से, मान लो अभी हरिद्वार से आ रही है तो मालूम पड़ा कल को कहीं और से आने लग गई, तो ऐसा नहीं होगा। उनका वेल डिफाइंड चैनल होता है। और अब कोई भी रिवर अकेले तो फ्लो होती नहीं है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है जो रिवर मेन रिवर में आके मिल जाती है उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और अगर कोई रिवर मेन रिवर से अलग होती है तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर है इतनी बात? ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मीन्स कोई रिवर मेन रिवर में आके मर्ज हो गई तो ट्रिब्यूटरी। और अगर कोई रिवर मेन रिवर से सेपरेट हो जाती है बट उतनी ब्रॉड नहीं होगी जितनी ब्रॉड मेन रिवर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो रिवर, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, ये कंबाइंडली हम इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम देंगे हम लोग? ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां पे देखो, अच्छी तरह से परिभाषित चैनलों के माध्यम से पानी का प्रवाह निकासी के रूप में जाना जाता है और ऐसे चैनलों का नेटवर्क निकासी प्रणाली कहलाएगा। अब निकासी मत लिखना, यानी ड्रेनेज को कुछ ज्यादा ही हिंदी कर दिया इसने, निकासी बोल दिया। आपको ड्रेनेज ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको लग रहा है कि बिल्कुल हिंदी, तो आप निकासी लिख सकते हैं, बट अगर आप ड्रेनेज सिस्टम लिखेंगे तब भी वो चीज समझ में आ जाएगी। अब जब हमने समझ लिया कि कई तरह के ड्रेनेज, मतलब कई तरीके से रिवर्स मिल सकती हैं, अलग हो सकती हैं, तो उनका पैटर्न क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो रहेगा ड्रेनेज पैटर्न। मेरी वॉइस पक्का सब लोगों को आ पा रही है? कोई डिस्टरबेंस है? अब ये ड्रेनेज पैटर्न क्या है? इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ सरफेस वाटर मेनली थ्रू द फॉर्म ऑफ रिवर एंड बेसिन्स। अब पॉइंट ये है, सरफेस वाटर की बात हो रही है, पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर से तो रिवर फ्लो होने से रही और उससे कोई पैटर्न बनेगा भी नहीं। तो जो वाटर सरफेस पर है थ्रू द फॉर्म्स ऑफ रिवर एंड बेसिन, वो वाटर रिवर और बेसिन, मतलब उनसे निकलने वाली अलग अलग स्लोप्स की तरह से प्रवाह होंगी, उन्हें उन्हीं का अध्ययन या स्टडी ही क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न। स्टडी से मतलब हुआ कि उनका जो पैटर्न बन रहा होगा, स्ट्रक्चर जो बन रहा होगा, उसे हम लोग बोलेंगे। तो हिंदी में देखिए, यह सतही जल के प्रवाह की प्रणाली को संकेतित करता है जो मुख्य रूप से नदियों और बेसिनों के रूपों के माध्यम से होता है। नदियों और बेसिन, बेसिन मतलब जो उसकी स्ट्रीम डाइवर्ट होगी उसे हम लोग बेसिन बोल रहे होंगे। द ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज स्लोप ऑफ लैंड, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर,
अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर कैसे फ्लो होगा, या फिर उसका जो स्ट्रीम है नैरो होगा, ब्रॉड होगा, ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ लैंड, यानी उस जमीन की ढलान पर। अगर ढलान ज्यादा होगी तो जो वाटर फ्लो होगा वो स्पीड से फ्लो होगा, तो स्लोप पे डिपेंड करता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो वहां की सॉइल है, या फिर उस सॉइल कौन से रॉक से बनी हुई है, वहां पे कौन सा रॉक आ रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवर को रॉक को कट करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी, उसे बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस रिवर में पानी कितना है। इस अब पानी का मीनिंग, वाटर का मीनिंग क्या हुआ कि सोर्स ऑफ ओरिजिन कहां पर है, उस रिवर का सोर्स ऑफ ओरिजिन किस तरीके का है, और उसी से वेलोसिटी ऑफ वाटर भी डिफाइन हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और स्लोप, ये डिपेंड करता है किसी भी रिवर और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो निकासी प्रणाली का निर्माण, भूमि के ढलान, भूवैज्ञानिक संरचना, पानी की मात्रा और पानी की गति जैसे कारकों पर निर्भर करता है कि पानी किस तरीके से निकास करेगा, निकलेगा। अब निकास करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। कौन कौन से पैटर्न है? तो पहला जो पैटर्न हम लोग समझेंगे, देखो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि यही फर्स्ट होगा यही सेकंड होगा, हमने बस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक पैटर्न को पहले लिख दिया है। तो पहला है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। अगर आप डेंड्रिटिक, इसका नॉर्मल मीनिंग देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि देखो एक पेड़ जैसा होता है ना, पेड़ से ब्रांचेस निकली हुई होती है इस तरीके से। अगर कोई रिवर ये बीच में जो जा रही है ना रिवर, देखो आप यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर, जो ये मैंने बीच में रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेड लाइन तो हो गई मेन रिवर, ठीक है। अब इस मेन रिवर से जितनी भी साइड बाई साइड ये ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये कुछ ऐसा फील दे रहा है कि ये कोई पेड़ यानी ट्री की ब्रांचेस हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है डेंड्रिटिक। ठीक है, साइड में आपको दिखा भी रखा है कि ये किस तरीके का हो गया, पेड़ की ब्रांचेस टाइप का हमें दिखने में लग रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। द प्रीवलेंट टाइप सिमिलर टू द ब्रांचिंग बेसिन ऑफ ट्री रूट्स। ट्री की रूट्स में जिस तरह से ब्रांचेस होती है उस तरीके का हमें दिख रहा है। इज द डेंड्रिटिक पैटर्न सीन इन अ ड्रेनेज सिस्टम। तो एक ऐसा हो सकता है सिस्टम जहां पे आपको डेंड्रिटिक पैटर्न दिख जाए, यानी रिवर्स इस तरीके से तो मिल रही होंगी इसमें आके मेन रिवर में, या फिर इस मेन रिवर से अलग हो रही होंगी। इस तरीके का पैटर्न अगर मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे डेंड्रिटिक पैटर्न। दिस पैटर्न इमर्ज when the river's course align with the land's natural slope। ये बोल रहे हैं कि ये वाला आपको पैटर्न तब दिखाई पड़ेगा जब जो जमीन है उसमें प्राकृतिक ढाल हो, अपने आप ढलान हो, अलग अलग साइड से अलग अलग तरीके के रॉक हो, तो आपको ये वाला पैटर्न दिखेगा। तो यह पैटर्न उत्तरदायी नदी का मार्ग भूमि की प्राकृतिक ढाल के साथ मेल खाता हो, तो ये वाला पैटर्न आपका बनेगा, मतलब मेल खाता है ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है इसी में, डेंड्रिटिक पैटर्न्स फॉर्म इन रीजन वेयर द अंडरलाइंग रॉक lacks distinct alignment enabling uniform erosion in all direction। इसका मीनिंग क्या है कि देखो अल्टीमेटली नीचे जो रॉक रही हो उस रॉक में इक्वल तरीके से, मतलब उसमें कट आए हो, या फिर वो डिग्रेड हुई हो, या फिर इरोजन हुआ हो। रॉक में अगर इरोजन सिमिलर टाइप का है और एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके का है, ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, तो आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। तो लिखा हुआ भी है डेंड्राइटिक पैटर्न उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां नीचे नीचे की चट्टानों में विशिष्ट संरेखण
नहीं होता है। विशिष्ट यानी एक ही तरीके का, एक कॉमन, जिससे सभी दिशाओं में यूनिफॉर्म ऊर्जन हो सकती है। ऊर्जन मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इरोजन, इरोजन यानी कटाव। तो आपको दिख ही रहा है नीचे जो पैटर्न है, ये इसमें आप देखेंगे हर एक पैटर्न जो है उसका एक अपना सेट पैटर्न है, और ये इरोड हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, और इरोड वाले एरिया से वाटर फ्लो होने लग गया होगा। ये आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, आप गूगल मैप पे भी आप देख सकते हैं ये वाली चीजें, अगर आप किसी भी रिवर को देखेंगे, व्यू डालेंगे तो उसके अंदर। अब इसमें ट्रिब्यूटरीज निकलेंगी इसकी, तो स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज मतलब मिलेंगी। ट्रिब्यूटरीज कनेक्ट विथ लार्जर स्ट्रीम एट अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल इतना मतलब बस ये सोच लीजिए कि जो 90 डिग्री से कम डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं अक्यूट एंगल, टिपिकली लेस देन 90। जब इसमें मिलने वाली रिवर्स इसके साथ 90 डिग्री से कम डिग्री का एंगल बना रही है तो उसे हम लोग डेंड्रेटिक पैटर्न बोल देंगे। और क्योंकि यहाँ पे अक्यूट एंगल की बात आ गई है तो हमें ऐसा भी मिल सकता है आगे जाके कि कहीं पे कोई रिवर 90 डिग्री पर आके मिलती हो तो उसका नाम डिफरेंट हो। Illustration instances include the river of the northern plains like Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगर आपको इन पैटर्न को समझना है तो कौन सी रिवर में ये वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा इंडस में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में। तो ये इसकी हिंदी है, छोटे सहायक प्रवाह यानी वो ट्रिब्यूटरीज प्रमुख प्रवाहों से तीव्र कोणों पर जुड़ते हैं। तीव्र यानी लगभग 90 डिग्री से कम, आमतौर पर 90 से कम कोण पर। चित्रणात्मक उदाहरण में उत्तरी मैदानों की नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। तो ये वाला इस तरीके का डायग्राम कौन सी रिवर बना रही होती है, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो पहला हो गया डेंड्रिटिक या फिर डेंड्राइटिक। दूसरा है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल समानांतर जिसे आप समझते होंगे। दिस पैटर्न अराइज इन एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय elongated parallel land formation featuring a noticeable surface slope। यह पैटर्न उन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है जिसमें लंबवत समान रेखित भूमि स्वरूप होता है और जिसमें एक स्पष्ट ढाल होगा। एक तो लंबवत समान रेखित यानी रेखाएं बनी हुई हो, लंबवत भूमि ऐसी हो, और यहाँ पे जब वाटर फ्लो होगा तो पैरेलल स्लोप में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। So tributaries streams in this pattern extended in manner reminiscent of parallels tracing the contour of land slope। इसका मीनिंग ये हुआ इस पैटर्न में सहायक प्रवाह मुख्यतः समान रेखित तरीके से फैलते हैं जो भूमि की ढाल की परिणाम रेखा को ट्रेस करते हैं। अभी ये देख भी लो आप, जो रिवर का वाटर होगा वो पैरेलल समानांतर रेखाओं में फ्लो हो रहा होगा। तो ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे समानांतर रेखाएं। जब भी कभी ऐसा आपको दिख जाए तो इसे बोलेंगे पैरेलल टाइप का ड्रेनेज सिस्टम। अब कौन सी रिवर बनाती है? नोटेबल एग्जाम्पल इंक्लूड रिवर सोर्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। जितनी भी रिवर वेस्टर्न घाट से फ्लो होती हैं वो मोस्टली ये वाला मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। तो रिवर कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो नीचे हिंदी में समझ लीजिए। प्रमुख उदाहरण में पश्चिमी घाटों से स्रोतित स्रोतित मतलब उससे निकलने वाली होने वाली नदियों में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, भद्रा या तुंगभद्रा या तुंगभद्र शामिल है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट है ट्रिल्स। ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न। ट्रिल्स ड्रेनेज emerged within folded landscapes where both resilient and less resistant rock formations runs in parallel। अब देखो ट्रिल्स में क्या होगा, ये डायग्राम में समझेंगे। पहले होगा ये कि यहाँ पे लेस रेजिस्टेंट और रिजिड रॉक मिलेंगी। तो सपोज करो ये यू रिवर फ्लो हो रही थी, देखो मैं बनाता हूं आपको। यू रिवर फ्लो हो रही थी, रास्ते में क्या हुआ, हार्ड रॉक आ गई। हार्ड रॉक आएगी तो वाटर क्या हुआ, टर्न हो जाएगा। फिर सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड आएगी, फिर रास्ता चेंज हो जाएगा इसका। तो जब कभी भी किसी के रास्ते में हार्ड और सॉफ्ट रॉक आती हो
सॉफ्ट रॉक को बोलेंगे लेस रेजिस्टेंट, और हार्ड रॉक को बोलेंगे रिजिड और रेजिस्टेंट रॉक। तो उस केस में होगा क्या, इनका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो जो फॉर्म बनेगी उसे बोलेंगे ट्रेल्स। तो वैली आर क्रिएटेड विद इन डाउन फोल्डेड एरियाज नोन एज सिंक लाइन हाउसिंग द मेन स्ट्रीम चैनल्स। अब सिंक लाइन क्या होती है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, अभी बताएंगे, गंगा नदी बनाती है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं इसको। वो सब कुछ आ जाएगा इसमें, है ना, सब कुछ आ जाएगा। अब वो सिंक लाइन क्या होता है, जब भी कभी इस तरीके से अप एंड डाउन बनते हैं ना, इस तरीके से लहर बनती है, तो ये डाउनवर्ड एरिया है ना नीचे वाला, इसे नीचे वाले भाग को इसे बोलते हैं सिंक लाइन। इस नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, सिंक लाइन बोलते हैं। तो सब ध्यान रखिए सिंक लाइन क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में, तो ट्रिल्स या फिर ट्रेलिस लिखा हुआ है, और ये ट्रांसलेशन है, जैसे भी आप चाहो वैसे बोल सकते हो। ट्रिल्स होता है बेसिकली, ट्रिल्स निकासी झिलमिलाती भूमि मंजिलों से उत्पन्न होती है। वाओ, कुछ ज्यादा हिंदी कर दिया। झिलमिलाती मतलब ये होता है कि कहीं पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक आ रही होंगी एकांतर क्रम में, जहां सहायक और कम सहायक प्रतिरोधी चट्टान निर्माणों की पारस्परिक समान रेखा में चलते हैं। तो ये सहायक और कम प्रतिरोधी, तो एक तरफ हार्ड रॉक हो सकती है और एक तरफ लेस मतलब सॉफ्ट रॉक हो सकती है। घातित क्षेत्रों में, यानी जहां पे वो टूटेगी रॉक, घटे हुए क्षेत्रों में अंदर उत्पन्न होती है, जिन्हें सिंक लाइन के रूप में माना जाता है, जिसमें मुख्य धारा के चैनल होते हैं। मुख्य धारा मतलब मेन नदी फ्लो होगी। This pattern evolves when major tributaries of primary river flow in a parallel manner। ये तब बनता है जब किसी भी नदी में मिलने वाली मेन ट्रिब्यूटरीज एक सीधी रेखा में पैरेलल फ्लो हो रही हो। सीधी रेखा में अगर वो पैरेलल फ्लो हो रही है तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। While smaller tributaries connect at perpendicular angle, जबकि छोटी ट्रिब्यूटरीज जो होंगी वो परपेंडिकुलर एंगल में मिल रही होंगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ। Illustration of this pattern include river in the upper Himalaya region such as Ganga, Brahmaputra, Indus। अब ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि एक रिवर एक ही तरह का पैटर्न बना रही हो, क्योंकि वो रिवर एक बहुत लंबी दूरी तय करती है, तो एक रिवर दो तीन तरीके के पैटर्न बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यह पैटर्न उत्पन्न होता है जब प्रमुख सहायक नदियां समान रेखित तरीके से प्रवाहित होती हैं, जबकि छोटी सहायक नदियां लंब कोणीय कोणों पर जुड़ती हैं। इसका मतलब ये बड़ी नदियां तो पैरेलल फ्लो होंगी और छोटी नदियां लंबवत। इस पैटर्न का उदाहरण अगर हम देखते हैं तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, देखो ये तो फ्लो हो रही है पैरेलल नदी इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से जो मैंने आपको ब्लू लाइन दिखाई है। अब ये हो गई पैरेलल, अब ये छोटी मोटी जो रिवर होंगी वो इस तरीके से फ्लो हो रही होंगी। तो देखो ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ रेड लाइन से, तो आपको लगेगा देखो ये मेन रिवर के साथ, मतलब जो ये ब्रांच है उसके साथ क्या बना रही है, लंबवत 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, और जो बड़ी बड़ी नीली ब्रांचेस है वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो हो रही है। तो यही डिफरेंस है, ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोली हुई है, मेन ट्रिब्यूटरीज पैरेलल और छोटी मोटी रिवर्स लंबवत, इस तरीके से। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगल यानी 90 डिग्री। The presence of a rectangular drainage pattern is indicative of areas impacted by faulting process। मोस्टली ये आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पे फॉल्ट बने होते हैं, यानी फॉल्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनती है बेसिकली ये वाला पैटर्न। दिस पैटर्न टेक शेप ऑन robustly interconnected rocky landscape। इंटरकनेक्टेड यानी जुड़ी हुई, रॉकी यानी चट्टान, चट्टान जैसी भू आकृति जहां पे मिलेंगी वहां पर ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। कैसे बनेगी भी दिखाते हैं आपको। वाटर कोर्सेज टेंड टू अलाइन विद द रूट ऑफ लीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द concentration वर exposed rock display over displays lower durability।
इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में समझ लेंगे, जल प्रवाह आम तौर पर सबसे कम बाधा वाले मार्ग के साथ मेल खाते हैं। मतलब जहां पे कम रुकावट होगी पानी वहीं से फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिससे पत्थरों की उन्नत दीर्घकालिकता प्रदर्शित करने वाले क्षेत्रों में एकत्रण होती है। इसका मतलब ये हुआ, जहां पर बहुत ज्यादा पत्थर है, रिवर वहां से फ्लो नहीं होगी, एक तरफ आपको पत्थर पत्थर मिल जाएंगे इकट्ठे हुए, और रिवर जहां पे कम रुकावट होगी वहां से फ्लो होते हुए निकल जाती है। इसका जो सिस्टम है वो इस तरीके से है, जैसे कि ये रिवर फ्लो होना स्टार्ट हुई, हार्ड रॉक आ गया, टर्न कर जाएगी, फिर फ्लो हो रही है, फिर मान लो फिर टर्न कर जाएगी। तो आप ये टर्न ऐसे देख सकते हो कि मोस्टली टर्न जो हो रहे हैं वो 90 डिग्री पर टर्न हो रहे हैं सारे के सारे, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, मोस्टली ये बना हुआ भी है, तो ग्रीन देखिए आप, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब थोड़ा इंग्लिश और देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज streams exhibit distinct abrupt turn and coverage with the main streams at steep inclination। इसका मतलब ये हुआ कि मेन रिवर से ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं एकदम स्टीप इंक्लाइनेशन बनाती हैं। इंक्लिनेशन स्टीप का मतलब है बिल्कुल शार्प किनारा, तो उसका मतलब हो गया 90 डिग्री के आसपास का एंगल फॉर्म करेगी। Notable instances of this pattern are witnessed in a stream coursing through the Vindhyan mountain range, including Chambal, Betwa and Ken। ये बेटवा नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बेतवा है, बेतवा। तो इन रिवर्स में आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, और ये रिवर मोस्टली कहाँ से निकलती है, विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है, जिसे बोलते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज। ठीक है, विंध्यन माउंटेन रेंज, और वो पंजाब, व सिंध, गुजरात, मराठा, वही विंध ये है, और ये इसका डायग्राम है। अगला है रेडियल पैटर्न। तो हमने अभी तक ये नेक्स्ट पैटर्न हो गया हमारा रेडियल। रेडियल में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक सेंट्रल हाईलैंड होगा और एक केंद्रीय उच्च भूमि। सेंट्रल हाईलैंड से वाटर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसी को हम लोग बोल रहे होंगे रेडियल पैटर्न। ठीक है, सिंपल सा है। रेडियल पैटर्न में क्या होगा, सेंट्रल हाईलैंड से वाटर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न टेक्स फॉर्म encircling a central elevated point and is often associated with conical structure like volcanoes। कहने वाली बात ये हो गई कि केंद्रीय निकासी पैटर्न एक केंद्रीय उच्च बिंदु को घेरने वाली आकृति के परिणाम बनता है, परिणाम स्वरूप बनता है। मतलब एक ऊपर टॉप पे ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसको उठा दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है ऊंची जमीन ने, है ना। यह पैटर्न देखने में आता है जब नदियां केंद्रीय पहाड़ी से उत्पन्न होती हैं और विभिन्न दिशाओं में बहकर, मतलब बाहर की ओर बहती हुई चली जाती है। फैलना तो थोड़ा सही नहीं होगा, बाहर की तरफ बहना बोलना होगा हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो, केंद्रीय पहाड़ी यानी एक ऊंचाई, ऊंची पहाड़ से या पहाड़ी से वाटर चारों डायरेक्शन में, यानी जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल है उन सभी में फ्लो हो रहा है, तो जो पैटर्न बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। A prime example of this pattern is evident in river sourced from the Amarkantak range, including Narmada, Son and Ganga tributaries। तो इन रिवर्स में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये अमरकंटक रेंज से निकलने वाली रिवर होनी चाहिए, है ना, वहां उनमें देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस पैटर्न का एक प्रमुख उदाहरण अमरकंटक श्रेणी से स्रोतित, यानी यहाँ से निकलने वाली नदियों में दिखाई देता है। और इनमें कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा, सोन, और ये दोनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर इन दोनों नदियों में आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगला है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। द सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न contrast with radial pattern as a stream coverage toward a central low point or depression। देखो अब ये रेडियल पैटर्न की तरह ही होता है, बस उसमें उसमें अंतर क्या था, रेडियल पैटर्न में सेंट्रल पॉइंट हाइट पर था,
ध्यान देना यहाँ पे, रेडियल पैटर्न में सेंटर पॉइंट था ऊंचाई पर था, हाइट पर था, तो उसे हमने बोला था रेडियल। और यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट क्या है, नीचा है, तो साइड से, सभी साइडों से पानी आएगा और यहाँ भर जाएगा, मतलब रिवर के फॉर्म में वाटर आएगा और यहाँ फिल हो जाएगा। तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। तो और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेंटर की तरफ आकर जो अपना वाटर मार्च कर रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। In wetter period, these streams contribute to temporary lakes that vanish during dry phases due to evaporation. अब ये होता क्या है, जब वाटर काफी अवेलेबल है, जैसे रेनी सीजन है, तो ये धाराएं अस्थायी झीलों में योगदान देती है, यानी अलग अलग झीलें बन जाती है, क्योंकि पानी भर जाएगा आगे तो झील बन जाएगी। लेकिन जब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में वाष्पीकरण के द्वारा ये सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, है ना। तो ये अस्थायी है एक तरीके से, कुछ टाइम रहेंगे और कुछ टाइम में गायब। अब इससे ड्राई लेक बेड, ड्राई लेक सूखी हुई झीलें, अब वो सूखे ही कब कि पानी आया तो वो सूख गया, तो ड्राई लेक बेड फ्रॉम दीज ephemeral lakes sometimes result in salt flats forming as a dissolved salt crystallized upon water evaporation। इसका मीनिंग क्या है, इन अस्थायी झीलों के सूखे बेड़ों से कभी कभी विषाणु नमक, यानी बेसिकली जो वाष्पीकृत होने के बाद, यानी पानी वाष्पीकृत हो गया, नमक रह गया, नमक जल वाष्पीकरण के द्वारा क्रिस्टलीकरण होने से नमकीन मैदान बनते हैं। कुल मिला के समझ लीजिए कि पानी था नहर का, लेक का, वो वाटर वेपराइज हो गया और पानी में जो सॉल्ट है वो रह गया, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे कि इस तरीके से वाष्पीकरण के द्वारा वाटर तो उड़ जाएगा लेकिन वहां पे आपको नमक मिल सकता है ना, सॉल्ट। तो और ये मिलता भी है रियल में भी, आप जाके चेक भी कर सकते हो, कई जगहों पे सॉल्टी वाटर लेक्स हैं, तो सॉल्टी रिवर्स भी हैं जिनसे वाटर के साथ साथ हमें, मतलब वाटर तो मिलेगा ही लेकिन उसमें सॉल्ट होता है, रिवर में नहीं, मोस्टली लेक्स में। और ओशन में तो आप जान ही रहे हो कि ओशन में तो होता ही है सॉल्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए, an illustrative instance of this pattern is found लोकटक लेक situated in मणिपुर। ये नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये इसका नेम आया था वहां पे, लोकटक लेक इन मणिपुर। तो इन अस्थायी झीलों के सूखे बेड़ों से कभी कभी विषाणु नमक जल वाष्पीकरण के द्वारा क्रिस्टलीकरण होने से नमकीन मैदान बनते हैं, यानी वही नमक वाला एरिया बन गया। इस पैटर्न का एक उदाहरण मणिपुर में स्थित लोकटक झील में पाया जाता है, यानी आपको ये वाला पैटर्न जो सेंट्रीपिटल पैटर्न है वो कहाँ मिल जाएगा, लोकटक झील। कहाँ पर है ये, लोकटक झील है मणिपुर में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। अगला है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में मोस्टली हम ड्रेनेज को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान ही रखना, जब डिफाइन किया जाता है तो हम लोग कुछ कुछ सिमिलैरिटीज ले लेते हैं और उन्हीं सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम उनको एक तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी है। तो उन्हीं तरीकों में पहला टाइप है वो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि जो भी रिवर हिमालय वाले एरिया से फ्लो होंगी वो सारी सारी किस में काउंट की जाएंगी, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में। देखिए, rivers within this system receives water from both melted snow and rainfall। तो हिमालय वाले जोन में जो रिवर्स हैं वो रिवर्स देखो स्नो से भी वाटर ले रही है, यानी बर्फ मेल्ट होती है, पानी मिलता है। दूसरा रेनफॉल, जितना भी पानी बरस रहा है वो भी इन नदियों में जाता है, तो रिजल्टिंग इन ईयर राउंड फ्लो। तो इस तरीके से इसमें पूरे साल भर पानी फ्लो होता रहेगा। कौन सी नदियों में, जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं। Their journey through mountainous terrain curves V-shaped valleys marked by rapids and waterfalls। तो पॉइंट ये है कि इनकी पूरी जर्नी में माउंटेनियस
टेरिन मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगे, मतलब हाईलैंड मिलेगी, टर्न मिल जाएंगे, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, रैपिड्स एंड वाटरफॉल, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या होते हैं हम लोग समझेंगे अभी। इस प्रणाली के अंदर नदियां बर्फ के पिघलने और वर्षा के पानी से प्राप्त करती हैं जल को, जिससे ये पूरे साल भर प्रवाह होती रहती है। और ऐसी रिवर जो पूरे साल भर बहे, उसे पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। पेरेनियल रिवर्स का मीनिंग होता है ऐसी रिवर जो पूरे साल भर फ्लो होती हो, यानी इसके अंदर वाटर अवेलेबल रहता हो। उनकी पर्वतीय भूदृश्य से गुजरने की यात्रा वी आकार की घाटियों को निर्मित करती है, जिसमें अब ये रैपिड्स को उत्सव लिखा हुआ है, बट रैपिड्स आप ध्यान रखिए, और वाटरफॉल यानी जलप्रपात बनाते हैं। अपॉन एंटरिंग flatter plains, these rivers create diverse depositional formations, including expansive valleys, meandering oxbow lakes, wide floodplains, intricate braided channels, and delta forming at their mouth. जब रिवर फ्लो होते हुए जाएगी तो वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिपोजिशनल एक्टिविटीज करती है। डिपोजिशनल एक्टिविटीज मतलब रिवर के साथ जो भी चीज बहते हुए आ रही है वो उसको डिपॉजिट कहीं ना कहीं छोड़ देगी, उसे बोलते हैं डिपोजिशनल फॉर्मेशन। इसके अलावा हमें वैलीज देखने को मिलती हैं, वैली यानी घाटियां। मिएंडर्स, मिएंडर्स यानी वो टर्न बाय टर्न इस तरीके से रिवर चलती है, बोलते हैं मिएंडर्स। फिर मिलेगा ऑक्स वो लेक, यानी लेफ्ट आउट वाटर, जो पानी नदी के फ्लो से अलग हो गया है उसे बोलते हैं ऑक्स वो लेक। ये सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिलेंगी। साथ साथ फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल, टूटा फूटा चैनल, चैनल मतलब वो जो किनारे होते हैं वो, डेल्टा, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेंगे। तो समतल मैदानों में प्रवेश करते ही ये नदियां विविध जमावी रचनाएं बनाती हैं। समतल में आके ही क्यों बना रही है? क्योंकि समतल वाले एरिया में अब स्लोप हो गया कम, और जब स्लोप कम हो गया तो ये ढंग से फ्लो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्लोप है नहीं। तो वहां पे फ्लो होते रहने के लिए ये अपने साथ लाया गया सस्पेंडेड मटेरियल, यानी कुछ भी हो सकते हैं जो पानी में घुली हुई चीजें होंगी, वो साथ में लेके आते हैं। वो यहाँ पे जगह जगह क्या होगा, जम जाएगा। और जमने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटी। अब क्या क्या बनेगा, जिसमें विशाल घाटियां, मादक उद्दीपन झीलें, चौड़े मैदान, जटिल ब्रेड चैनल और उनके मुखों पर निर्मित डेल्टा शामिल है। तो जब भी कभी रिवर की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी तो आपको अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, और ये लैंडफॉर्म हमने पहले ही पढ़ लिए, अगर थोड़ा बहुत आपको याद आता है तो। अब इसके बाद वन बाय वन हम हर रिवर के बारे में समझेंगे। अब इसमें याद क्या करना है वो समझो आप लोग। हमें हर रिवर के बारे में पहले जानना है, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो होती है, देन कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ना। वाटर को, वाटर के मतलब रिवर के वाटर को लेकर अलग अलग स्टेट्स में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या फिर कोई और चीजें हैं, जैसे उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, है ना, नेविगेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब बातें हम लोग वन बाय वन हर रिवर के साथ पढ़ेंगे। और उनमें से पहली रिवर है इंडस रिवर। इसको हिंदू में वो सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं, सिंधु नदी। इससे स्टार्ट करेंगे। ये इसका मैप है। ये कहीं माउंट कैलाश या मानसरोवर के आसपास वाले एरिया से यूं निकलती है, मतलब यहाँ पे जनरेट हो रही है, और फिर ये कश्मीर, कश्मीर वाला एरिया कवर करते हुए और ये पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर जाके कहा मर्ज हो जाएगी, अरेबियन सी में। कहां पे मर्ज हो जाएगी, अरेबियन सी में। अब इंडस की कुछ सहायक नदियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, तो झेलम, ठीक है, ये रिवर हो गई झेलम। फिर है सतलुज, रवि, ब्यास, ठीक है। क्या मैं तो बता दिया करो, है ना, जब स्क्रीन दिखना बंद हो जाए। ऑक्सफोर्ड, चलो ठीक है, ज्यादा देर तो नहीं। मेरी वॉइस आ रही थी? अच्छा, वॉइस भी चली गई थी क्या?
तो ऑक्सबोलिक समझ में आ गया था? ऑक्सबोलिक क्या थी? लेफ्ट आउट वाटर है ना, जो वाटर छूट जाता है रिवर फ्लो होते हुए, जो वाटर छूट जाता है उसे बोलते हैं